बेटे आज कल हमने क्या किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस किए थे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक जो भी चीजें थी वे क्लियर होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या टॉपिक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन है ना, सिंपल ही है। वही चीजें हैं स्नेल्स लॉ की, वे याद रखेंगे कि जब कोई इंसिडेंट रे किसी इंटरफेस पर आती है या वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो वो क्या होती है, बैंड होती है। ठीक है, तो जब ग्लास के अंदर रिफ्रैक्शन होगा तो कैसे होगा, देखो अब ये क्या है आपका ग्लास, ग्लास है, ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से ई एफ, ये रे आई और यहाँ पे टकराई इस इंटरफेस पर, तो यहाँ से क्या हुई, ये रिफ्रैक्ट हुई। अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है ना, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। कैसे आ रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। ठीक है, कुछ चेंजेस करेंगे इस फिगर में। तो ये रेयर से डेंसर में आई तो कैसे मुड़ेगी, बताओ, रेयर से डेंसर में आ रही है लाइट, कैसे मुड़ेगी, टुवर्ड द नॉर्मल। इस पॉइंट पे स्ट्राइक हुई तो यहाँ पे आप क्या खींचोगे, नॉर्मल खींचोगे। ठीक है, यहाँ नॉर्मल बनाना है हमें, तो यहाँ नॉर्मल फॉर्म करेंगे। तो जैसे ये नॉर्मल पर आई तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, क्योंकि ये रेयर से डेंसर में आ रही है, ये एयर से गिलास में आ रही है, इस तरफ मुड़ी। तो ये एंगल ऑफ क्या होगा, कौन सा एंगल होगा, आई। ये एंगल क्या होगा, आर। और जब ये जितना एंगल ये है उतना ही एंगल क्या होगा, ये भी होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देखो। और फिर जब ये बाहर डेंसर से रेयर में जाएगी तो कैसे मुड़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये कौन सा एंगल होगा, ये एमरजेंट रे है, ये जो जा रही है क्या है, इमरजेंट रे। तो एमरजेंट, एमरजेंट का मतलब होता है एग्जिट जो कर रही है, जो रे एग्जिट कर रही है, जा रही है, फाइनली भाग रही है, जा रही है, तो एमरजेंट रे। और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, एमरजेंट एंगल या एंगल ऑफ एमरजेंट। ठीक है, अब इसी डायग्राम को एक बार और मैं समझा देता हूं बना के, देखो ये ग्लास स्लैब है हमारे पास। सिंपल सी बात है, जो चीजें हमने सीखी हैं स्नेल्स लॉ से वहां से वही यूज करेंगे। एक इंसिडेंट रे यहाँ आई, क्या खींचोगे आप यहाँ पे, नॉर्मल। ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे मुड़ेगी ये, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे मुड़ेगी। तो ये एंगल क्या होगा, आर। अब यहाँ आई इस पॉइंट पे फिर क्या खींचा हमने, नॉर्मल। ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर। अब ये जा रही है डेंसर से रेयर में, तो कैसे जाएगी, अब ये फ्रॉम नॉर्मल। और इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एमरजेंट। और ये कौन सी रे है, एमरजेंट रे। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्ट हुई। सिंपल सी बात है, आई आर और ये ई। ये जो एंगल ऑफ एमरजेंट होता है बेटे, ये इंसिडेंट एंगल के बराबर ही होता है इन केस ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में जितना एंगल इंसिडेंस होगा, यानी कि जिस एंगल से वो एंटर करेगी उसी एंगल से बाहर निकल जाएगी। अब लाइट रे ऐसे आ रही थी और ऐसे गई, तो अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब ना होती तो ये रे कैसे जारी होती, जारी होती ना, ऐसे इस तरीके से जारी होती हूँ। ठीक है, लेकिन अब ग्लास स्लैब की वजह से किधर जा रही है, अब ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो एमरजेंट रे है, इनके बीच में क्या आ गया, एक इनके बीच में गैप आ गया। और इसी गैप को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल मतलब होता है 90 डिग्री पे इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ही है ना, शॉर्टकट डिस्टेंस। तो इतना इतना लेटरली इतना हट गई है रे, अपने पाथ से लेटरली इतना हट के चली। अब मतलब इधर ऐसे जाती लेकिन इतना हट गई अपने पाथ से। डायरेक्शन अब भी क्या है, सेम। और ग्लास स्लैब ना होती तब भी डायरेक्शन क्या होती, सेम, बस अपने पाथ से इतना हट गई, ऐसे होगी। ऐसे जानी थी लेकिन ऐसे गई, निकल गई। क्लियर है, तो इसी को यही रिफ्रैक्शन है ग्लास स्लैब का, कुछ नहीं करना होता। समझ आई बात। तो अगर मैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन दूं तो क्या डेफिनेशन होगा इसका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस किस के बीच में, कौन सी रे है ये, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में जो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच में, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में है, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, एक बार जब वो एयर से गिलास में आई और दूसरी बार जब गिलास से
एयर में गई, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो स्नेल्स लॉ भी कितनी बार अप्लाई कर सकें? 2 बार। तो चलो देखेंगे कैसे कैसे होगा। समझ आ गया अब ये डायग्राम जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है? तो एट फर्स्ट सरफेस अप्लाई स्नेल्स लॉ। अब फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, तो कैसे करेंगे? अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? स्नेल्स लॉ क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऊपर की तरफ क्या है? एयर है, नीचे की तरफ क्या है? गिलास। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं नीटा गिलास एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब फर्स्ट सरफेस पर लगाओ फॉर्मूला, क्या होगा? क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर। वेरी गुड, है ना? कि अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके हिसाब से पूछ रहा हूं तो एंगल क्या होगा? आई बाई आर, साइन आई बाई साइन आर। क्लियर है? अब दूसरी सरफेस पे अप्लाई करता हूं तो एट सेकंड सरफेस, दूसरी सरफेस पे अप्लाई करो। जब वो गिलास से एयर में जा रही है, तो कहां से कहां जा रही है? दूसरी वाली सरफेस पे, यहाँ पे गिलास से एयर में। तो क्या लेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू गिलास। तो नीटा ए जी, एयर का गिलास के हिसाब से फॉर्मूला क्या यूज होगा? साइन आर, है ना? एयर का है ना, क्या ले रहे हैं? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं गिलास के हिसाब से, एयर का ले रहे हैं यहाँ। तो क्या होगा? आर अपॉन ई, और ई किसके बराबर है? आई के। तो अगेन मैं क्या कह सकता हूं उसे? साइन आर बाई साइन आई। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। क्या करो? दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू गिलास। अब इसका फॉर्मूला क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर, और इसका फॉर्मूला है साइन आर अपॉन आई। अब इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो जी ए मल्टीप्लाई बाई एन ए जी कितना आ गया? 1। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास जो है एयर के हिसाब से ये निकालूं तो क्या होगा? 1 अपॉन में नीटा ए जी। और ये तो हमें पता ही है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अगर गिलास का एयर के हिसाब से हमारे पास है और हमें क्या निकालना है? एयर का गिलास के हिसाब से निकालना, तो बस क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो वो 1 अपॉन में एन ए जी करेंगे तो क्या आ जाएगा? एन जी ए। और एन ए जी निकालना होगा तो 1 अपॉन में एन जी ए कर दो। ठीक है, बस उल्टा कर दो, एक दूसरे का निकल जाएगा। तो ये यहाँ से आता है कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ऐसा आ जा। क्लियर है? तो ये हमारा स्नेल्स लॉ था। अब इसके बाद कुछ डेफिनेशन है इसकी। कौन सी डेफिनेशन है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड emergent रे नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ लो, ये हमारे ग्लास स्लैब है, एक रे इधर से आई, ये एंगल आई है, फिर ये एंगल आर, यहाँ नॉर्मल खींचोगे ये एंगल भी आर, वो इधर से गई, ये एंगल ई जो आई के बराबर होगा। तो ये बेटे क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? एमरजेंट रे। अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री पे कितना अंतर है? तो इतना अंतर है, और इसी अंतर को क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में जो 90 डिग्री पर जो अंतर है, दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इतनी सी बात है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब पेंसिल आपने देखी होगी कि आप घर पे भी करके देखना, अगर नहीं किया होगा कभी। एक गिलास ऑफ वाटर आप लेते हो, उसमें पेंसिल को टेढ़ा करके ऐसे रखो जैसे इसने रखा है, तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा कि पेंसिल बीच में से क्या है? क्रैक है, टूट रही है। ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि वाटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट का पार्ट है,
द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड वाटर, वो आपको कहीं और दिखाई देगा, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे दिखाई ना देके कहीं और दिखाई देगा। और इसी वजह से ऐसा लगता है कि ये पेंसिल बीच में से क्या है, टूट रही है। और इससे पहले भी हमने किया था कि एक व्यक्ति था जो हम पहले लेक्चर में कर रहे थे कि जब वो एम करेगा फिश के ऊपर, मछली के ऊपर, तो अगर वो बिल्कुल राइट वहीं पे एम करेगा जहां वो दिख रही है तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। उसे अगर रिफ्रैक्शन पता होगा कि मछली यहाँ दिख रही है लेकिन है यहाँ, तभी उसका जो है एम सही पॉइंट पे जाकर लगेगा, अदरवाइज कभी कामयाब नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे वाटर के अंदर, इस पेंसिल का वाटर के अंदर जो पार्ट है ना, वो पार्ट वहां नहीं दिख रहा जहां पे है, एक्चुअली में कहीं और दिख रहा है। और इसी ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो द बेंडिंग ऑफ पेंसिल, द बेंडिंग ऑफ पेंसिल इज ड्यू टू refraction of light inside water, ठीक है। तो बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, एक और है एपरेंट डेप्थ, ये इसकी एप्लीकेशन है। ये किसकी एप्लीकेशन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। पेंसिल ऐसे क्रैक दिखाई दे रही है, जो एपरेंट डेप्थ है, आप एक सपोज की एक वाटर पूल है, आप उस वाटर पूल के अंदर खड़े हो, स्विमिंग पूल मान लो कुछ भी है ना, उसके अंदर खड़े हो ऐसे, तो आपकी हाइट जो एक्चुअली में आपकी हाइट है, क्या वाटर के अंदर उतनी ही हाइट दिखाई देगी या उससे कम दिखाई देगी या उससे ज्यादा दिखाई देगी, उससे कम दिखाई देगी। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक्चुअली में जो डेप्थ है टैंक का या वाटर स्विमिंग पूल का जो डेप्थ है, उस डेप्थ से एपरेंट डेप्थ जो है वो कम दिखाई देता है। रियल डेप्थ क्या है, ज्यादा है। रियल डेप्थ ज्यादा है और एपरेंट डेप्थ क्या है, कम है। ठीक है, इसी वजह से ऐसा होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब हम वाटर के बाहर होते हैं और अंदर कोई चीज देखते हैं तो वो छोटी दिखाई देगी, लेकिन वाटर के अंदर से अगर हम बाहर की तरफ कुछ देखेंगे तो वो बड़ी दिखाई देगी। अब दोनों का ही रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहां से स्टार्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब लेंसेज स्टार्ट होते हैं। तो जिस तरह हमारे मिरर दो तरह के थे, कॉनकेव मिरर है ना, स्फेरिकल मिरर दो तरह के थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, वैसे ही लेंस भी दो तरह के हैं। स्फेरिकल लेंस भी दो तरह के हैं, एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब दोनों के बारे में समझेंगे धीरे धीरे, क्या चीजें हैं कैसी हैं। तो हमारे पास स्फेरिकल लेंस में पढ़ना है तो क्या होता है, द वर्किंग ऑफ ए लेंस इज बेस्ड। अच्छा, लेंस क्यों काम कर पा रहे हैं, किस वजह से काम कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, इनके अंदर से लाइट पास आउट हो जाती है। अगर पास ना होती तो लेंस का कोई मतलब ही नहीं होता, लेंस होते ही नहीं। लेंस का अस्तित्व क्यों है, क्योंकि उनके अंदर से लाइट पास हो रही है, और जब लाइट उनके अंदर से पास होती है तो लाइट को बेंड करते हैं, जिस वजह से लेंस का अपना एक अस्तित्व है। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्शन, द वर्किंग ऑफ लेंस, लेंस की जो वर्किंग है वो किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे व्हेन दे पास थ्रू इट। जब लाइट इनसे निकलती है लेंस से तो लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लाइट मुड़ती है, बेंड होती है, इस वजह से इनका अस्तित्व है। यही इसी कारण से ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो दो तरह के लेंस हैं। ये जो लेंस दिखा रखा है ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये जो लेंस है ये कैसा है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अब ये लेंस है कैसे, किस तरीके से पता चलेगा कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। तो अब दो तरह के लेंस होंगे। अब एक लेंस हमारा ऐसा है, ये अब ये लेंस इस तरह का है, इसका मतलब है कि बीच में से क्या है, थिक, और जो कॉर्नर्स हैं, एजिज हैं, वहां से क्या है, थिन, और बीच में से थिक। तो कोई लेंस है, इस तरह का लेंस है, हम देखते हैं कि बीच में से थिक है और कॉर्नर से क्या है, साइड से थिन है, तो कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब इस लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, पता होगा आपको, है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस लेंस का जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट है, बिल्कुल मिड पॉइंट जो है, उसको क्या कहते हैं, ओ, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर।
ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है बिल्कुल बीच का मिड पॉइंट। और मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, पोल। लेंस का जो मिड पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब ये लेंस है। ठीक है, अब काम कैसे करेगा देखो, अब एक पैरेलल रे की बीम आई, ऐसे बहुत सारी रे आ रही हैं पैरेलल, इस तरीके से आई। अगर यहाँ पे लेंस ना होता ये ऐसे निकल जाती, लेकिन इस लेंस की खासियत है कि ये क्या करता है, ये इन सारी रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज यानी कि इकट्ठा करता है। तो इसने क्या किया, ये सारी रेज जो है ना यहाँ पे इकट्ठा कर दी ऐसे, ये नहीं इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्ज। अब इसने इसको ऐसे कन्वर्ज कर दिया। तो किस तरह का लेंस हुआ, ये कन्वर्जिंग लेंस हुआ, जो लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज। अब कई सारी चीजें हैं, कई बार हमें कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ती है, कई बार डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ती है। तो जहां लाइट को इकट्ठा करना हो वहां पे क्या, कौन सा लेंस चाहिएगा हमें, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। अब सूरज की रोशनी से कई बच्चों ने पहले लेंस लगा के उस रोशनी का बिंदु बनाया होगा और उससे कागज पे आग लगाई होगी। ठीक है, तो वो बिंदु कब बनता है, जब सन की इतनी सारी रेज को आप एक लेंस लगा के एक ही पॉइंट पे इकट्ठा करोगे तो उस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो वहां आग लग जाएगी। क्लियर है पॉइंट। तो ये किस लेंस के द्वारा हो रहा था, हमारे पास कौन सा लेंस था उस टाइम, कॉन्वेक्स लेंस था। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, याद रखेंगे इस तरह करता है। ये क्या है, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, अब चलो देखते हैं। इसके पास भी इसी तरह की ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके पास भी पैरेलल बीम आई, इसके पास भी बहुत सारी पैरेलल बीम आई, इस तरह की लाइट्स आई। ठीक है, अब इसने इस पैरेलल बीम का क्या किया, अब इसने कर दिया इसको डाइवर्ज, इस तरीके से बाहर की तरफ फैला दिया। इसने क्या किया, इसे डाइवर्स कर दिया, मतलब ऐसे आ रही थी ऐसे फैला दिया बाहर की तरफ। ठीक है, फैल जाओ ऐसे, इकट्ठा नहीं किया, क्या कर दिया, इससे उल्टा बिल्कुल एकदम फैला दिया। तो ये कैसा लेंस हुआ, डाइवर्जिंग लेंस हुआ। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब ये जो पॉइंट यहाँ पे पहले जो कॉन्वेक्स लेंस हमारा यहाँ रेज को इकट्ठा कर रहा था, अब ये पॉइंट क्या है, अब पैरेलल रेज को ये कॉन्वेक्स लेंस जिस एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है इसे कहते हैं इसका फोकस, इसका फोकस। अब ये तो फैला रहा है दूर, ये तो इकट्ठा नहीं कर रहा, तो इसका फोकस कहाँ होगा, इसका कहाँ होगा। तो ये जो रेज इधर ऐसे से जा रही है, तो ये एक्चुअली में तो कभी मिलेगी नहीं, लेकिन पीछे करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं मीट होंगी। ये रेज अगर मैं इन्हें पीछे करता हूं तो ये इस पॉइंट पर मीट हो रही है पीछे वर्चुअली, ये रियल में मीट नहीं हो रही। कैसे हो रही है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, भ्रम, ऐसा लग रहा है कि यहाँ मीट हो रही है ना। तो इसका जो फोकस है वो रियल फोकस नहीं होता, इसका फोकस कैसा होता है, वर्चुअल फोकस होता है इधर की तरफ, ये इसका फोकस है। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये चीजें। नेक्स्ट, फिर वही लेंस क्या है, ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ट्रांसपेरेंट मतलब एक ऐसा गिलास जिसके आर पार देख सकते हो, तो उसी का एक पीस आप ले लो। तो जिसमें कि क्या है, दो स्फेरिकल सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस ये है और एक स्फेरिकल सरफेस ये है। स्फेरिकल मतलब गोल इस तरह के है ना, यहाँ पे अलग तरीके से स्फेरिकल है, अलग है। ठीक है, तो इस तरह की जो स्फेरिकल सरफेसिस से, दो स्फेरिकल सरफेसिस से जो लेंस बनती हैं उनको क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं ना। ठीक है, क्लियर। अब लेंस कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, एक है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉनकेव लेंस। डेफिनेशन, ये कॉन्वेक्स है ये कॉनकेव है, पढ़ ही लिया हमने। तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या होता है, जो बीच में से क्या हो थिक और कॉर्नर से क्या हो थिन। और कॉनकेव क्या होता है, जो बीच में से क्या हो थिन और कॉर्नर से क्या हो थिक। ठीक है, अब इनके डेफिनेशंस देखो। तो वही है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट सेंटर, जो सेंटर से क्या होगा, ठीक होगा, बट थिनर एट एजिस, और एजिस से क्या होगा, थिन होगा। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस क्या है, जो मिड से बीच में से क्या होगा, ठीक होगा, थिन होगा। ए कॉनकेव लेंस इज थिन इन द मिडल, बीच में से क्या होगा, थिन, और कॉर्नर से क्या होगा, ठीक होगा, तो उसे क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस कहेंगे। नेक्स्ट, ऑप्टिकल सेंटर। अब इनके बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो पता ही है हमें। तो ये जो बिट लेंस का बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है, ये जो बिल्कुल बीच में पॉइंट होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो इसका होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर।
द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो होगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जो इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है। और ये जो स्पेरिकल सरफेसेस यहाँ पे दोनों तरफ हैं, इनसे कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। तो इनसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो रे ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही हो, उस रे को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस is a line passing through optical center of the lens and perpendicular to both the faces of the lens। लेंस के दोनों फेसिस से जो परपेंडिकुलर हो और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो, तो उस रे को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और कुछ डेफिनेशंस होंगी छोटी छोटी, जैसे कि प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस? पहले मिरर किया था हमने, मिरर में पढ़ा था प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट जिस पॉइंट से जो पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही हैं, वे रिफ्रैक्ट होने के बाद निकलती हैं जिस पर्टिकुलर एक ही पॉइंट से। जैसे ये हमारी लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये पैरेलल रेज आई, ये पैरेलल रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस एक पॉइंट से निकलती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। और फोकल लेंथ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहेंगे? फोकल लेंथ, यानी कि फोकस की दूरी। और दूरी सारी कहां से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस is a point on principal axis to which light rays parallel to principal axis converge after passing through the lens। ठीक है। लेंस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही हैं, वे लाइट रे लेंस के पास होने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं या जिस पॉइंट से पास होती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ क्या है? The focal length of a lens is the distance between optical center and principal focus। तो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ठीक। नेक्स्ट, अब कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ चीजें हैं। जैसे कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, आप अपने आप ही बता दोगे। ठीक है। इसका फोकस कैसा है बेटे, बताओ? रियल है कि वर्चुअल है? रियल है। रियल में निकल रही है ना रेज। तो ये देखो, ये सारी रेज कैसे निकल रही हैं? रियल में निकल रही हैं, वास्तव में निकल रही हैं। तो इसका फोकस कैसा है? रियल है। लेकिन इसका फोकस कैसा है? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फोकस वर्चुअल है, क्योंकि ये रे ना ऐसे डाइवर्ज होगी, तो इधर से नहीं निकलेगी, कहीं भी ऐसे करके निकलेगी। ये वर्चुअल है, रियल में नहीं निकल रहा। तो इसका फोकस कैसा होगा? कॉनकेव का वर्चुअल। लेकिन कॉन्वेक्स का कैसा होगा? रियल। फिर इसके दो फोकाई होते हैं। इसके फोकाई कितने होते हैं? फोकाई मतलब ऐसा फोकस कहते हैं। ठीक है। तो फोकस यानी कि इधर भी फोकस होगा और इधर भी होगा। सपोज इधर से रे आ रही है तो इधर फोकस मानोगे आप, इधर की तरफ कन्वर्ज हो जाएंगी। इधर से लेकर जाओगे रे तो इधर हो जाएंगी। तो फोकस एक्चुअली में कितनी होंगी? दो होंगे। क्या मिरर में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मिरर में तो आप एक तरफ से लेके जा सकते हो, क्योंकि दूसरी तरफ से क्या है? पॉलिश कर रखी है। लेकिन इसमें इधर से भी ले जा सकते हैं और इधर से भी। तो एक्चुअली में जो फोकस है वे दो हैं, उन्हें फोकाई कहते हैं। नेक्स्ट, इट्स आल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। इसको क्या, कौन सा लेंस कहेंगे? कन्वर्जिंग, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है। इसे कौन सा कहेंगे? डाइवर्जिंग, क्योंकि ये डाइवर्स कर रहा है। बिकॉज इट कन्वर्ज पैरेलल बीम ऑफ रे पासिंग थ्रू इट। तो जैसे इसके पॉइंट्स हुए तो इसके भी हो गए साथ में। अब इसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे बताओ? पहला पॉइंट क्या होगा? कॉनकेव लेंस हैज वर्चुअल फोकस, है ना, वो कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव लेंस हैज वर्चुअल फोकस। फिर ए लेंस हैज, इसके फोकाई भी कितनी होंगे? दो ही होंगे। फिर इट्स आल्सो कॉल्ड, क्या, कौन सा लेंस कहेंगे इसको? डाइवर्जिंग लेंस कह देंगे, क्योंकि ये डाइवर्स कर रहा है बीम, लाइट की बीम को, जो कि वर्चुअली में किसी पॉइंट से पास होगी, तो वो पॉइंट फोकस होगा। क्लियर है? तो अब देखो इसके बाद क्या चीजें हैं। हमारे पास ये लेंस है, हमारे पास ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक। अब इसकी इधर यहां पे क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट पे
F1 या 1FB, कुछ बच्चे 1FB लिख दें यहाँ, ठीक है ना, ये इसे 1F और इधर लिखेंगे 2F, इधर की तरफ 1F डैश और यहाँ 2F डैश। अब लिखने का तरीका देखो, अब या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर कैसे लिखो, F और F2 या F1 और यहाँ पे F2, यहाँ F1 डैश F2 डैश, ऐसे लिख लो, सब ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सिंपल है, तो 1F 2F। अब ये 2F जो आया ना हमारा, ये 2F किसकी जगह आया, मिरर में यहाँ पे क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब याद रखेंगे यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर काम कर रहा था, यहाँ पे कौन काम करेगा, वो 2F, ठीक है। और इधर की तरफ भी, अब इसमें दो होंगे, फोकस भी दो होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि F भी दो होंगे, 1F भी दो होंगे, 2F भी दो होंगे। तो इधर के F को तो 1F 2F और इधर वाले में डैश लगा देंगे, 1F डैश और 2F डैश। अब ऐसा कोई मतलब पक्का नहीं है कि आप डैश इधर ही लगाओगे, कुछ इधर भी लगाते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं 1F डैश 2F डैश और इधर 1F और 2F, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके कितने सारे केसेस होंगे, 6 केस होंगे। पहले ऑब्जेक्ट आप रखोगे ऑप्टिकल सेंटर और 1F के बीच में, फिर आप रखोगे फोकस पर, फिर फोकस और 2F के, 1F और 2F के बीच में, फिर 2F पर, फिर 2F के पीछे और फिर इन्फिनिटी पर। कुल मिला कितने केस हुए, 6 केस हुए। तो कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस होंगे और कॉनकेव लेंस के 2 ही केस होंगे। डाइवर्जिंग वाले के कितने होते हैं, 2। अब मिरर की बात देखो, मिरर फिर एक बार रिवाइज कर लो, ये जो आपका मिरर था इसके कितने सारे केस थे, इसके 6 केस थे, क्योंकि ये कैसा मिरर था, कन्वर्जिंग था। तो ये कौन सा मिरर था, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर था, कन्वर्जिंग मिरर था, कैसा था, कन्वर्जिंग। यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो कन्वर्जिंग वाले के 6 केस होते हैं, तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस होंगे। वहां पे जो डाइवर्जिंग मिरर था वो कौन सा था, कॉन्वेक्स था, ये डाइवर्जिंग था, इसके 2 केस थे। यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉनकेव है, तो इसके 2 केस होंगे। क्लियर है, बस इनके हमें केसेस देखने हैं और यूजेस करने हैं और चैप्टर की थ्योरी खत्म, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे।